हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 5 लेके हाजिर हूँ। प्रैक्टिस इस चैनल रंजन स्टडी फ्यूचर और अनोखा स्टडी पॉइंट पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री 5 आज मैं लेके हाजिर हूँ। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। और मैं जो आज बताने की कोशिश करूँगा, आज का टॉपिक है बंगाल विजय और प्लासी बक्सर का युद्ध। दोस्तों, अंग्रेज जब हमारे देश में आए, आपको पता होगा कि जब आए तो धीरे धीरे करके एक एक प्रांत को जीतते जा रहे थे और देश को गुलाम बनाते जा रहे थे। इस तरह इसने एक जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें बंगाल विजय पे, इसमें हम समझेंगे कि बंगाल की उस समय क्या स्थिति थी और वहाँ का नवाब का कौन कौन थे और कैसे बंगाल को अपने कब्जे में अंग्रेज करता है धीरे धीरे। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं। दोस्तों, बंगाल एक बहुत ही धनाढ़ प्रदेश हुआ करता था। आपको पता हुआ कि बंगाल उसमें बहुत ही रिच प्रांत हुआ करता था और अंग्रेज़ों की नज़र पूरी तरीके से यहाँ थी कि बंगाल पे। और उस समय बंगाल की देखा जाए तो बंगाल का पहला जो नवाब था उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ये मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 के बीच में शासन कर रहा होता है। और ये बंगाल पे नवाब मुर्शिद कुली खां इस समय शासन जब कर रहा होता है तो इसी बीच में दो और अंग्रेज यहाँ पे एंट्री करते हैं और दो और शासक जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे काल के लिए आते हैं, शुजाउद्दीन और एक था सरफराज, जो कि शुजाउद्दीन 27 से 39 तक रहता है और सरफराज 39 से 40 के बीच में रहता है। दोस्तों, इन दो शासक छोटे छोटे काल के लिए आते हैं, लेकिन इसके बीच में जो सरफराज था, सरफराज के एक सेनापति कह सकते हैं, एक रक्षक था जिनका नाम था अलीवर्दी खां। इनका नाम था अलीवर्दी खां, जिसने क्या किया, सरफराज को धोखे से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वो खुद अपने गद्दी पे बैठ गया। तो दोस्तों, जो अलीवर्दी खां था, इनका शासनकाल 40 से लेकर 56 के बीच में रहा और ये 56 के बीच में, ये 56 तक इनका शासन रहा। अलीवर्दी खां को कहा जाता है कि इनके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ण काल का युग कहा गया था, क्योंकि उस समय बंगाल बहुत ही रिच और संपन्न था। बिकॉज बंगाल में फसल क्रॉप बहुत अच्छे होते थे और अंग्रेज भी यहाँ से बहुत लाभ उठाते थे। और इसकी वजह से इनको इतिहासकारों ने कहा कि बंगाल को अलीवर्दी खां के समय में क्या था, बहुत ही संपन्न राष्ट्र हुआ करता था, संपन्न प्रांत था। दोस्तों, इस समय अलीवर्दी खां को वहाँ पे नवाब बनने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को इन्होंने 2 करोड़ का नजराना अंग्रेज़ों को दे दिया। इससे क्या हुआ कि 2 करोड़ का नजराना देने से बंगाल का ये नवाब बने और अंग्रेज को कह दिया गया कि मैं आपको हमेशा नजराना देता रहूँगा। लेकिन ये बहुत ही तेज़ हुए। अलीवर्दी खां दोबारा से क्या किया, इन्होंने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों को नजराना देना बंद कर दिया और फिर वो धीरे धीरे अपने एक पृथक बंगाल का निर्माण कर लिया। पृथक बंगाल का निर्माण का मतलब है कि अंग्रेज़ों से हट के एक बंगाल का निर्माण कर लिया। और इस प्रांत को अलीवर्दी खां को कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को मधुमक्खी की छत्ते से कंपेयर किया है कि अंग्रेज़ एक ऐसे हैं कि जिनको अगर हम नजराना देते रहें तो मुझे शहद देते हैं और अगर उनको टैक्स नहीं दिया जाए तो हमें काट काट के बर्बाद कर देते हैं। तो अंग्रेजों की इस तरह से इन्होंने कंपेयर किया था और क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कम्पिटिटिव में। दोस्तों, 1756 के बाद एक और शासन, अब इस समय देखा जाता है कि बंगाल की स्थिति क्या थी। दोस्तों, बंगाल की जो सिचुएशन था ये देखा जाए, देखिए यहाँ पे ये बंगाल है और यहाँ पे जो अलीवर्दी खां था, इसका कोई भी पुत्र नहीं था जो कि आगे बंगाल का नवाबी बन सके और बंगाल को संभाल सके। लेकिन इस समय इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इनके 3 पुत्रियाँ थी। ये 3 पुत्रियाँ, जिनका एक का शादी ढाका में हुआ था और एक का शादी था पूर्णिया में और एक की शादी जो हुआ था, ये 3 जो पुत्रियाँ थी, ये तीनों पुत्रियाँ में से एक का बेटा था जिनका एक का शादी पटना में हुआ था। तो पूर्णिया, ढाका और पटना, ये 3 जगह पे इनकी बेटी की शादी हुई थी, जो इनके 3 पुत्रियाँ थी अलीवर्दी खां का, लेकिन इनका कोई बेटा नहीं था। तो समस्या ये थी दोस्तों, समस्या ये था कि बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा। अलीवर्दी खां के मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा। तो इसके लिए क्या हो रहा था कि इनके आपस में कलेश चल रहा था। इस कलेश के बीच में अंग्रेज अपना फ़ायदा उठाता है। तो किस तरह से फ़ायदा उठाता है दोस्तों, समझते हैं। तो बंगाल में जो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के मरने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनके अपने अपारिवारिक कलेश चल रहा होता है। अपारिवारिक कलेश में ये था कि किस तरह से हम यहाँ पे शासक किसको बनाया जाए। लेकिन क्या होता है कि अंततः इसमें और कौन कौन थे जो इसके विरुद्ध थे, लेकिन अंततः क्या होता है कि सिराजुद्दौला को यहाँ बंगाल का नवाब बना जाता है, जो कि ये सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का एक, क्या कह सकते हैं कि अगर बेटी का पुत्र है तो नाती कहलाता है, तो ये नाती था और यहाँ से बना और यहाँ का नवाब बन गया सिराजुद्दौला, जो कि 1756
में बनता है नवाब। और 1756 में नवाब बनने के क्रम में बंगाल सही से चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक इनके घरेलू जो कलेश हो रहा था, इनको समझिए। घरेलू कलश क्या था कि इसमें एक इनकी मौसी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। ये सिराजुद्दौला की जो मौसी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम, और दूसरा इनके पक्ष में, इनके विपक्ष में थे राय दुर्लभ जो कि एक नवाब थे, और अमीन चंद और जगत सेठ एक मोटे रकम वाले व्यक्ति था, जो कि जगत सेठ का मतलब ही होता है पैसा वैसा रखने वाला। तो जगत सेठ एक मोटे रकम के व्यक्ति था, और ये सब थे सिराजुद्दौला के खिलाफ में, जो कि यहाँ पे लड़ाई जो कलेश इनके घर में चल रहा था। और इस कलेश में क्या होता है कि ये जब अपने घर के सिराजुद्दौला के खिलाफ जब इन लोग हो गए, तो इन लोग में क्या था कि एक इनका सेनापति था जिनका नाम था मिर्जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, उनको अपने साथ मिला लिया, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अगला बंगाल का नवाब बनना है तो तुम मेरा साथ दोगे। इस चक्कर में क्या हुआ, इसके वजह से कि मिर्जाफर जो है अंग्रेज की तरफ मिल जाता है, और अंततः एक युद्ध होता है जिनका नाम क्या था। इसी बीच में एक घटना एक होती है, युद्ध से पहले, प्लासी के युद्ध से पहले एक घटना घटती है जिसका नाम क्या था, ब्लैक होल की घटना, जिसका नाम था दोस्तों ब्लैक होल की घटना। एक घटना क्या थी, एक घटना आइए हम समझते हैं। ये था कि 20 जून 1756 के बीच में हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला और इनके बीच में एक संधि होती है जिसका नाम था अलीनगर की संधि। अलीनगर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में पड़ता है। यह अलीनगर की संधि हुआ था कि आप मेरे काम में और मैं आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा।